नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी संध्या शर्मा। संध्या, सुप्रभात। सुप्रभात भावना, और हमारे नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। तो अगले एक घंटे में होगी देश और दुनिया की प्रमुख खबरों पर हमारी नजर। एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है प्रशंसा। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया पीएम मोदी का बिग फैन। विस्तार से आपको बताएंगे इस खबर के बारे में भी। साथ ही खबर होगी भारत अमेरिका रिश्तों पर, और इसके साथ आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली है। साथ ही देश के कई हिस्सों में इस समय गर्मी से बुरा हाल है। बताएंगे आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट। साथ ही अखबारों से जुड़ा हमारा खास सेगमेंट होने वाला है प्रेस रिपोर्ट। एक दिन एक उत्सव में दिखाएंगे आज मनाए जा रहे गंगा दशहरा के महत्व के बारे में। इसके साथ साथ खेल में क्या कुछ हो रहा है खास। आज का दिन फुटबॉल के लिए अहम है क्योंकि आज है विश्व फुटबॉल दिवस। और कौन सी सुर्खियां अंतर्राष्ट्रीय खबरों में है मौजूद, और सबसे पहले आइए नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बताया प्रधानमंत्री मोदी का बिग फैन। कहा भारत से मुझे प्यार है और पीएम मोदी मेरे करीबी दोस्त। भारत मुझ पर कर सकता है 100% भरोसा। देश में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल अब 100 के पार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित। देश का बड़ा हिस्सा झुलसा देने वाली गर्मी से प्रभावित। आज भी कई इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट। फिलहाल राहत मिलने के नहीं आसार। और खेल की खबरों में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दमदार प्रदर्शन। दूसरे दिन 3 स्वर्ण पदक सहित कुल 8 पदक किए अपने नाम। और हेडलाइंस के बाद आइए नया सवेरा की करते हैं विस्तार से शुरुआत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा प्रशंसक हूं। साथ ही ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। दरअसल ट्रंप नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को फोन के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। अमेरिकी दूतावास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति गहरा समर्थन व्यक्त करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के इस बयान को भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी और दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत और व्यापक बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों राजनीतिक लोकतंत्र, बाजार आधारित अर्थव्यवस्थाएं और खुले समाज हैं। Our two countries approach the world with certain common attributes. We are both political democracies, we are market economies, and we are open societies. These shared traits have in recent times been strengthened by a convergence of national interests. And that is precisely what has enabled us to overcome the hesitations of history. Our strategic partnership
is expressed now in a very wide range of activities. They span trade and investment, defense and security, critical and emerging technologies, semiconductors, AI, energy and space, to education, to health and to culture. Our robust linkages grow as each side adds value and expands opportunities for the other. विदेश मंत्री ने अमेरिका में भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भारतीय समुदाय ने प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा, उद्यमिता और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और दोनों देशों के बीच राजनीतिक समझ को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। The Indian diaspora in the United States has contributed enormously to American society across technology, academia, medicine, entrepreneurship, and public service. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge. Secretary Rubio, Ambassador, friends, it is widely recognized that the world is now in an era of transition. This actually makes the case for our relationship even stronger. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रविवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अहम बैठक की। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच हुई इस उच्च स्तरीय रणनीतिक वार्ता में वैश्विक चुनौतियों से लेकर व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और आतंकवाद जैसे हर बड़े मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों विदेश मंत्रियों ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वार्ता में बड़ी प्रगति की जानकारी साझा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रमुख क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा, साथ ही कूटनीतिक संवाद और सुरक्षित समुद्री व्यापार को अहम बताया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा और जयपुर के दौरे पर रहेंगे। रूबियो आगरा में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और फिर दोपहर में जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम उनके 4 दिवसीय भारत दौरे का हिस्सा है। उनके आगमन को लेकर आगरा और जयपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। रूबियो कल क्वाड देशों की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ मार्को रूबियो के अलावा ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी इस बैठक में शामिल होंगे। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल का असर अब घरेलू बाजार पर दिखने लगा है। तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। आज से पेट्रोल के दामों में ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल में ₹2.71 प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत ₹102.12 और डीजल की कीमत ₹95.20 पर पहुंच गई है। इस वृद्धि की मुख्य वजह ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को माना जा रहा है। जंग की आहट से पहले जो क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल पर था, वह अब $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं पेट्रोल डीजल के नए दाम। कैसे महंगा हो रहा है पेट्रोल डीजल और इस बार भी परिवर्तन किए गए हैं पेट्रोल डीजल के दाम में। तो यानी कि एक बार फिर से बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पिछले 11 दिनों में 4 बार बढ़ चुके हैं पेट्रोल डीजल के दाम। और अमेरिका और ईरान के बीच में जिस तरीके से भू राजनीतिक संकट चल रहा है, उस वजह से पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। अब जो नई कीमतें हैं उसमें ₹2.61 का इजाफा हुआ है, यानी कि पेट्रोल की कीमतें ₹2.61 बढ़ी हैं। वहीं डीजल की कीमतों में ₹2.71 की बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि का असर साफ तौर पर नजर आ रहा है। मध्य पूर्व से तेल सप्लाई अभी भी बाधित है और यही वजह है कि बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई हैं। 2 सप्ताह की अगर हम बात करें तो ये चौथी बार बढ़ोतरी है। 15 मई से 7.5 रुपए की बढ़ोतरी, यानी कि ₹7.05 की बढ़ोतरी, और कीमतें राज्यों के करों के अनुसार अलग अलग है। दरों की अगर हम बात करें तो मई 2022 के बाद ये सबसे उच्चतम स्तर पर है।
मेट्रो शहरों की बात करते हैं तो पेट्रोल दाम बढ़कर अब कितने हो गए हैं, आइए अब देखते हैं कि मेट्रो शहरों में कितना फर्क पड़ा है पेट्रोल के दामों का। दिल्ली की बात करें तो इस समय पेट्रोल की कीमत जो है 102.12 रुपए हो गई है, 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा। कोलकाता में 113 रुपए 51 पैसे है और 2 रुपए 87 पैसे का इजाफा। मुंबई की बात करें तो वहाँ पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपए है और 2 रुपए 72 पैसे का इजाफा। चेन्नई की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें तो 107.77 रुपए, 2 रुपए 46 पैसे का इजाफा यहाँ देखा जा रहा है। ये तो ही पेट्रोल की बात। अब आइए एक नज़र डाल लेते हैं मेट्रो शहरों में डीजल के दामों पर। तो डीजल के नए दाम भी आपके सामने हैं, जहां पर 95 रुपये 20 पैसे यानी कि 2 रुपये 71 पैसे का इजाफा दिल्ली में हुआ है। कोलकाता में 99 रुपये 82 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे का इजाफा। मुंबई में 97 रुपये 83 पैसे यानी कि 2 रुपये 81 पैसे का इजाफा हुआ है। और वहीं अगर हम चेन्नई की बात करें तो 99 रुपये 55 पैसे अब डीजल मिलेगा यानी कि 2 रुपये 57 पैसे का इजाफा चेन्नई में हुआ है। और देश के कई हिस्सों की बात करें तो इस समय लू की चपेट में है, क्योंकि हीट वेव के कई रेंजेस के अलर्ट जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए भीषण हीट वेव का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर और मध्य भारत के बड़े हिस्से लगातार बढ़ते तापमान की चपेट में हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ते जा रही है। महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी में देश का सबसे अधिक तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 28 मई और 30 मई तक भीषण लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में गर्म रातों का भी अलर्ट है, जिससे राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस भीषण गर्मी में सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक होने का भारी खतरा है। लोगों को कड़ी धूप से बचने, घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सख्त हिदायत दी गई है। तो इस समय देश के कई हिस्सों में गर्मी सता रही है, आसमान से आग बरस रही है और इस गर्मी से बचाव करने के लिए कई उपाय बताए जा रहे हैं, जिसमें छायादार जगह पर रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि हीट स्ट्रोक किसी भी उम्र के वर्ग को प्रभावित कर सकता है। इसके साथ जब भी आप बाहर निकलें, सिर और चेहरे को ज़रूर ढकें। एक छाता आप अपने साथ ले सकते हैं ताकि वो आपको जो ये तेज़ धूप है उससे बचाएगा। साथ ही हल्का और ताज़ा खाना खाएं, फ्रेश खाना खाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और दोपहर में खासकर 11 से 3 बजे के समय में दोपहर में बाहर जाने से ज़रूर बचें। अनावश्यक नहीं हो तो ना निकलें। आइए अब आपको ये जो गर्मी सता रही है वो कहाँ कहाँ प्रभावित कर रही है वो आपको बताते हैं। उत्तर और मध्य भारत ज़्यादा प्रभावित है, जहां पर अलर्ट लगातार जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी कई राज्यों में भीषण हीट वेव का प्रभाव देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि आप अपने घरों में रहें, ज़रूरी हो तो ही घरों से बाहर निकले। रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो ब्रह्मपुरी सबसे गर्म है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ब्रह्मपुरी में तापमान 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गर्मी किस तरह से बढ़ चली है। लू का अलर्ट जारी किया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 28 से लेकर 30 मई तक लू का अलर्ट भी जारी किया गया है। कमोबेश इसी तरह का हाल उत्तर प्रदेश का भी है और विदर्भ में भी हालात खराब ही नजर आ रहे हैं। तो दिन के साथ साथ रातों पर भी प्रभाव पड़ रहा है। कहा जाता है कि रात में टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, लेकिन दिन में जितनी गर्मी है उतनी ही रात में भी गर्मी साफ तौर पर देखी जा रही है। इस समय देश के कई हिस्सों से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से मोहित शुक्ला जुड़ रहे हैं, जयपुर से लक्ष्य आर्य और लखनऊ से विकास सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजधानी है दिल्ली। मोहित, यहाँ दिल्ली का क्या हाल है? मौसम विभाग ने क्या पूर्वानुमान लगाया है? आज से तो नौतपा भी लग गया है, ऐसे में गर्म दिन और ज्यादा शुरू हो गए हैं। दिल्ली के लिए क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी दिल्ली का हाल तो बहुत ज़्यादा बेहाल है। आप समझिए कि लगभग आज से जो ये 5-7 दिन रहने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, हलकान करने वाले हैं, मुहान करने वाले हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि एक तरफ नौतपा लगा हुआ है और दूसरी तरफ येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। यानी कि आप हीट वेव से तो वैसे ही परेशान हैं और आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप समझिए कि राजधानी दिल्ली में टेम्परेचर 42 से 46 डिग्री के बीच में लगातार बना हुआ है। अलग अलग लोकेशंस पर तो 1-2
सेल्सियस का टेम्परेचर में गिरावट या कहीं पर अधिकता हो सकती है, लेकिन अगले जो 3-4 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि लगभग 29 और 30 तारीख के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी के आसार लगाए गए हैं। अब आप समझिए आईएमडी जो कह रहा है उसके हिसाब से केरल में मानसून पहुंचने की जो संभावना है वो आप समझिए कि लगभग 26 तारीख के आसपास, उसमें 3-4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। तो केरल में जब ये मानसून पहुंचेगा और तब से दिल्ली आने में लगभग इसको 1 महीने का समय लगता है, तो दिल्ली वाले कम से कम 26 जून तक ये तैयार हो जाएं कि उनको राहत मिलने वाली नहीं है। तो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा, हीट वेव उससे कैसे बचे इसका ध्यान में रखना पड़ेगा। लू से आपको किस किस तरीके से सावधानी रखनी है। छोटे बच्चों को खासतौर पर आप समझिए जो इस समय न्यूबॉर्न बेबी है या इसके अलावा जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको खासतौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये ऐसी चीजें हैं नौतपा के बीच में, आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो पाए आपकी, क्योंकि अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो आप समझिए चाहे वो फिर शरीर की गिरावट हो या फिर चाहे आपके सेहत में कहीं ना कहीं उसको भी नुकसान पहुंचता है। इन सभी चीजों का ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर ध्यान रखना होगा। जयपुर से लक्ष्य आर्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्य, पिंक सिटी में क्या हाल है? लोगों के चेहरे लाल हो रहे हैं, पसीने से हाल बेहाल है, तापमान क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभी जो दोपहर का समय है वो शुरू भी नहीं हुआ है और जो भीषण गर्मी के साथ है लू के थपेड़े पड़ रहे हैं। लगातार लू की वजह से जो आम जनजीवन है जयपुर और राजस्थान में वो न केवल त्रस्त नजर आ रहा है बल्कि परेशान नजर आ रहा है। साथ ही साथ में जो अन्य व्यवस्थाएं प्रशासन द्वारा की जा रही हैं जिनके माध्यम से राहत पहुंचाने का काम आम जन को किया जा रहा है। जहां एक और विभाग पूरा सजग नजर आ रहा है, वहीं दूसरी ओर लगातार जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं ऐसी इंस्टॉल की जा रही हैं जिससे आम जन को राहत पहुंचाई जा सके। परंतु 28 मई तक जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र के जो पूर्वानुमान कहता है कि 28 मई तक कोई राहत आम जन को नहीं मिलने वाली है। राजस्थान में फिलहाल 19 जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, 3 जगहों पर ऑरेंज और 17 जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो जिस प्रकार से लगातार जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं, साथ साथ में जिस प्रकार से जो गर्मी का सितम है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान है वो 46 डिग्री दर्ज किया गया श्री गंगानगर में। उसके अलावा अधिकतम जो हैं लगभग 15 से 16 जिलों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। अभी भी देखिए जिस प्रकार मैं जयपुर में मैं मौजूद हूँ और जो लू के थपेड़े हैं वो अभी 8 बजे से ही चालू हो चुके हैं। यानी जो सुबह का समय होता है जिस समय लोग अपने काम काज के लिए निकलते हैं, अपने व्यापार के लिए निकलते हैं, उस समय जो गर्मी का सितम है वो थमने का नाम नहीं लेता है और लगातार जो गर्मी है वो सुबह से ही शुरू हो जाती है। एक जो प्रमुख व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है कुछ प्रमुख जिलों में, जयपुर को मैं शामिल करना चाहूंगा उसमें। जयपुर के जो प्रमुख मार्ग हैं, जो चौराहे हैं, वहां पर ग्रीन शेड लगाया गया है जिस प्रकार से जो राहगीर होते हैं या दोपहिया वाहन चालक होते हैं उनको गर्मी का सितम सीधे झेलना पड़ता है। यानी सीधी धूप उनको परेशान करती है, चिलचिलाती धूप परेशान करती है। तो वो चिलचिलाती धूप से थोड़ी राहत मिल सके इसलिए जो प्रमुख चौराहे हैं, जो रेड लाइट्स हैं, जहां पे उनको इंतजार करना पड़ता है रेड लाइट का, वहां पे ग्रीन शेड लगाए गए हैं। प्रकोप से बचने के लिए इस समय प्रशासनिक तैयारियां की गई है। लखनऊ का रुख करते हैं। लखनऊ में हमारे साथ विकास सिंह जुड़े हुए हैं। विकास, लगातार हम देख रहे हैं कि योगी सरकार इस हीट वेव से बचने के लिए तमाम प्रशासनिक तैयारियां कर रही है, बैठकें भी हुई हैं। ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से क्षेत्र इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित लग रहे हैं? वहां मौसम का क्या हाल है? तापमान किन क्षेत्रों में इस समय ज्यादा दर्ज किया जा रहा है? देखिए, एक बार बांदा फिर से 46 डिग्री टेम्परेचर कल भी रहा तापमान और उसके आसपास के क्षेत्र या कहें बुंदेलखंड से लेकर दक्षिणी उत्तर प्रदेश, आगरा, झांसी, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इन सभी जगहों पर तापमान काफी ज्यादा है और आज के लिए इन 10 जनपदों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और बाकी 23 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिन भीषण गर्मी रहेगी और गर्मी की दुश्वारियां तब बढ़ जाती हैं जब दिन के साथ साथ रात का टेम्परेचर कम नहीं होता है, वो 30-31 डिग्री के करीब रहता है, तब मुश्किलें बढ़ जाती हैं। क्योंकि आम लोग जो हैं वो
उनका जीना दुश्वार हो जाता है। रातें कम से कम रात में ठंड हो जाती थी, थोड़ा सा नॉर्मल मौसम हो जाता था तो बेहतर रहता था, लेकिन अब रातें गर्म रहेंगी। इसके मद्देनजर तमाम सारी व्यवस्थाएं के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री को स्वयं निर्देश दिया है कि वह जाकर बिजली की व्यवस्था को जमीन पर जाकर हकीकत देखें। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली देने की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली पहुंचे, इसको सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य महकमे को निर्देश दिए हैं कि चाहे वो जनपद के अस्पताल हो, शहर के अस्पताल हो या गांव में स्वास्थ्य केंद्र बने हों, वहां पर हीट वेव का शिकार लोगों के इलाज के लिए वहां पर व्यवस्थाएं की जाए, अलग से बेड आरक्षित किए जाए, जो किट होती है गर्मी से प्रभावित लोगों को ठीक करने के लिए वो उपलब्ध रहे, चिकित्सीय स्टाफ वहां पर पूरा उपलब्ध रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ किसी भी प्रकार की जल आपूर्ति में कोई बाधा ना आए, उसके लिए भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की कमी न रहे। बिल्कुल विकास, यानी कि स्थानीय प्रशासन जो है अलग अलग राज्य में हम देख रहे हैं कि वो अपनी ओर से तैयारियां कर रहे हैं, अलर्ट पर भी हैं और किसी भी राहगीर को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पूरी सहयोग भी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जरूरत है कि जो भी राहगीर घरों से बाहर निकले तो वो खुद भी अपने प्रिकॉशंस लेकर के बाहर निकले। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही सहयोगियों का हमारे साथ अलग अलग राज्यों से जुड़ने के लिए और मौसम का अपडेट साझा करने के लिए। नया सवेरा में वक्त तो चला है यहाँ छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कार प्रदान करने वाली हैं, उससे जुड़ी और भी खबरें हैं वो आपको अपडेट करेंगे। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एनडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीएच। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में आयोजित वर्ष 2026 के नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगे। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार देने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने वालों में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन और बॉलीवुड गायिका अलका याग्निक शामिल हैं। वहीं पद्मश्री पुरस्कार पाने वालों में अभिनेता आर माधवन, भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया को सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। ले रहे हैं यहाँ एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हमारी खास सीरीज के तहत आज हम आपको मिलवा रहे हैं मध्य प्रदेश के कैलाश चंद्र पंत से, जिन्होंने हिंदी भाषा, साहित्य, पत्रकारिता और सामाजिक जागरण को अपना जीवन समर्पित कर दिया।
कहते हैं पढ़ना एक वार्तालाप की तरह होता है, क्योंकि पुस्तकें ये भी बात करती हैं। इसलिए तो ये पुस्तकें, ये साहित्य हमारी सोच को समृद्ध करती है। शायद यही कारण रहा कि एक जाने माने साहित्यकार कैलाश चंद्र पंत जी ने एक ऊंचे स्तर की नौकरी छोड़कर पत्रकारिता में आने का निर्णय ले लिया और हिंदी सेवा में जुट गए। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, विचार और पहचान की वाहक होती है। कुछ लोग जीवन पर्यंत एक भाषा की आत्मा को जीवित रखते हैं, शब्दों को विचार बनाते हैं और विचारों को समाज की शक्ति। ये कहानी है वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार और समर्पित हिंदी सेवी कैलाश चंद्र पंत की, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदी भाषा, साहित्य, शिक्षा और सामाजिक जागरण को समर्पित कर दिया। मध्य प्रदेश के महू में जन्मे पंत जी ने संस्कारों से समृद्ध परिवेश और गहन सामाजिक चेतना के साथ अपने व्यक्तित्व को विचारशीलता और भारतीयता से आलोकित किया। हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम, समाज के प्रति समर्पित दृष्टि और राष्ट्र भावना से जुड़े चिंतन, इन्हीं मूल्यों ने कैलाश चंद्र पंत को एक विशिष्ट पहचान दी। कॉलेज जीवन में ही पत्रकारिता से जुड़ाव हो गया था। विनोबा जी की पदयात्रा को मैंने कवर किया था इंदौर जिले में, और दैनिक जागरण में उसकी रिपोर्ट छपी कि मैं एक अच्छा वाद विवाद करने वाला व्यक्ति था। और कॉलेज जीवन में अनेक उपलब्धियां मुझे प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ा। पहले दैनिक अखबारों में काम किया, फिर अपना साप्ताहिक जनधर्म निकाला। जब मैंने हिंदी भवन का काम संभाला तो मुझे लगा कि ये काम बहुत कठिन है, साधारण नहीं है और उसके लिए साधन नहीं है। ये सब देखकर मैंने अपना पूरा समय हिंदी भवन के विकास में लगाने का निर्णय लिया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद कैलाश चंद्र पंत ने सुरक्षित नौकरी का सहज मार्ग नहीं चुना, बल्कि उसे त्याग कर स्वतंत्र पत्रकारिता और हिंदी सेवा का कठिन पथ अपनाया। उनकी लेखनी ने केवल लिखा नहीं, बल्कि समाज को सोचने, जागने और एक सूत्र में जुड़ने की नई दिशा दी। कैलाश चंद्र पंत की कृतियां दिखाती हैं कि साहित्य समाज को एक सूत्र में बांधने वाली शक्ति भी है। उनकी जीवन यात्रा ये सिखाती है कि जब संकल्प सच्चा हो तो शब्द केवल लिखे नहीं जाते, वे पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए कैलाश चंद्र पंत को पद्मश्री मिलने पर बहुत बहुत बधाई। और अब वक्त आ गया है आज के विशेष पॉडकास्ट का। इसमें हम जानेंगे कि कैसे आत्मनिर्भर भारत का विजन अब एआई के क्षेत्र में एक सशक्त डिजिटल तस्वीर उकेर रहा है। इस विषय पर डीडी न्यूज ने गहना एआई के संस्थापक डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस खास पॉडकास्ट में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। कभी दुनिया की ताकत सेनाओं और हथियारों से तय होती थी, फिर दौर आया तेल, अर्थव्यवस्था और परमाणु शक्ति का। लेकिन अब लगता है कि जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर नियंत्रण करेगा वही भविष्य की दिशा तय करेगा। जिस देश ने यूपीआई और आधार के जरिए डिजिटल रेवोल्यूशन की नई परिभाषा लिखी, क्या अब वही भारत एआई की दुनिया में भी अपनी संप्रभु पहचान बनाने जा रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि एआई अब सिर्फ मोबाइल ऐप या चैटबॉट की टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, साइबर वॉर, डेटा और वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। और ऐसे समय में जब दुनिया की बड़ी शक्तियां अपने अपने एआई मॉडल और डिजिटल साम्राज्य खड़े कर रही हैं, तो वहीं भारत भी अब दूसरे देशों पर निर्भर ना होकर खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो मजबूती के साथ अपना सोवरेन एआई बनाकर दुनिया को नई दिशा देता नजर आ रहा है, जो बदलते भारत की सशक्त तस्वीर
पेश कर रहा है। और इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर उत्पल चक्रवर्ती जी मौजूद हैं, फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट हैं गहना एआई लैब में। सर बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ उत्पल जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि किस तरह से गहना एआई बाकी एआई से अलग कुछ करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जब हम फॉरेन एआई की बात करते हैं, यानी कि विदेशों पर जो एआई है उसकी निर्भरता कम हो, उस दिशा में कैसे गहना एआई आगे टेक्नोलॉजी को लेकर और भारत जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की जो कवायद है उसको लेकर, इन दोनों चीजों को साथ में लेकर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, किस तरह से डिफरेंट कर रहा है? तो गहना जो एआई है ये भारत में बनाया हुआ, भारत का साइंटिस्ट लोगों ने बनाया हुआ मॉडल है और ये मॉडल को भारत का जो डेटा है उससे ट्रेन किया गया है और ये हमारे कॉम्प्लीटली कंट्रोल में है। अभी जैसे कि बाकी जितना भी मॉडल, आपने सही बोला कि बाकी मॉडल जितना भी है फॉरेन मॉडल, वो क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमारे जो क्रिटिकल सेक्टर है जैसे कि डिफेंस हो गया, हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस हो गया, या कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स है, वो सब क्षेत्र में हम लोग फॉरेन मॉडल के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे कंट्रोल पे नहीं है। वो हमारे जो पॉलिसीज है, रेगुलेशंस है, उसको समझते नहीं है, हमारे लैंग्वेजेस को समझ, हमारा लैंग्वेज इतना डाइवर्स है। तो गहना इसीलिए अलग है क्योंकि ये भारत में विकसित हुआ मॉडल है, भारत का साइंटिस्ट लोग ने बनाया है, सब कुछ अपना है। एक हमने देखा है ज्यादातर जो एआई के मॉडल्स होते हैं वो एलएलएम पर होते हैं, बट ये एसएलएम पर है, ऐसा क्यों और इसके पीछे का क्या रीजन है? तो एलएलएम जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये बहुत बड़ी मॉडल होता है। इसको जो ट्रेन किया जाता है ये ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स में ट्रेन किया जाता है, लेकिन इसको ट्रेन करने के लिए इसका जो खर्चा है ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पैसे का ज़रूरत है और हर एक जगह में इसका ज़रूरत भी नहीं होता क्योंकि एलएलएम जो है उसको, ये सब जनरल पर्पस मॉडल है। तो ये जनरल पर्पस के लिए तो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी एक टेक्स्ट को समराइज कर देना, कुछ भी चीजें एक लिख देना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर स्पेसिफिक डोमेन का बात करते हैं जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस डोमेन के लिए, तो उसमें स्पेशलाइज्ड मॉडल का जरूरत होता है। तो स्पेशलाइज्ड मॉडल के लिए हमको इतना बड़ी मॉडल का जरूरत नहीं होता है। उसको अगर बैंकिंग के बारे में अच्छा नॉलेज है और बैंकिंग का डाटा से अगर हम लोग, लेकिन भारत क्योंकि बहुत बड़ा देश है, तो ऐसे में इतने बड़े देश में अगर हम एसएलएम जैसे मॉडल के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो सिक्योरिटी है वो कितनी बहुत ज़्यादा पुख्ता हो पाएगी, या उस पर हम कितना ये चैलेंजिंग रहेगा कि जो सिक्योरिटी है उस पर्पज से अगर हम देखें तो इस मॉडल को बहुत ज़्यादा विकसित करने की जरूरत जो पड़ती है वो नजर आती है? आप क्या कहेंगे? तो सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स है ये मतलब कितना बड़ी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सिक्योरिटी तो लगाना ही पड़ेगा हर एक मॉडल के लिए, चाहे वो एलएलएम हो या स्मॉल लैंग्वेज मॉडल एसएलएम हो। अब जो एआई मॉडल्स बन रहे हैं वो कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा पुख्ता करते हुए नजर आते हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर डीप फेक जैसी चीज़ें ना हो और लोगों को सही जानकारी सही समय पर मिल सके, सही तरीके से मिल सके, इसके लिए किस तरह से अलग अलग वेरिएशंस रखे गए हैं? तो अभी जो हमारा एक मॉडल पे काम कर रहा है जिसको गहना साइबर माइंड बोलते हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए है। तो ये साइबर सिक्योरिटी क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी जितना भी इंसिडेंस हुआ है ये सब डेटा से ये मॉडल को ट्रेन किया गया है। ठीक है। तो ये मॉडल के अंदर अभी वो इंटेलिजेंस है कि कोई भी नई साइबर ऐसा थ्रेड आ जाए उसको वो पकड़ सके सही टाइम पे और नोटिफाई कर सके कि ये ऐसा एक थ्रेड है, तो इसको हम लोग पहले से ही उसको कैसे हम लोग कॉम्बैट कर सके। तो वो मॉडल पे हम लोगों का काम चल रहा है। अलग अलग तरह के जो हैकिंग के जो मामले सामने आते रहते हैं, क्या उस दिशा में भी यहाँ पर गहना एआई कुछ काम करता हुआ नजर आता है? कैसे आप हैक प्रूफ इसको पूरा बनाते हुए नजर आएंगे अगर कोई नई टेक्नोलॉजी और विकसित होती है तो? हाँ जी, तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एडाप्टिव सिस्टम। एडाप्टिव सिस्टम मतलब क्या है? ये सिचुएशन के हिसाब से खुद को एडाप्ट कर, खुद सीख सकता है, खुद एडाप्ट हो सकता है। तो जब भी ये कह सकते हैं एबनॉर्मलिटी, तो कोई भी एबनॉर्मलिटी अभी होता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है बहुत देर रात को, कोई एक ऐसा कंट्री में जो कंट्री में नॉर्मली वो जो आदमी है वो ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, तो ये कहना जो है बहुत जल्दी से पकड़ सकता है कि ये थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी है, नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। तो उसी के आधार पर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि, और ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि डेटा लीक के मामले भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर किस तरह से आपका जो आपने जो एक सिस्टम बनाया है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से मॉड्यूल किया है कि इस तरह की कोई दिक्कतें लोगों के सामने ना आए कि अगर उनका डेटा किसी तरह से ज्यादा सेफ रहे, लीक ना हो पाए? हाँ, तो डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान दिया गया है। हमारा जो डीपीपी एक्ट है
उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा ध्यान देके गहना को बनाया गया है कि किसी का पर्सनल डेटा को हम लोग ऐसा एक्सपोज ना करें, यूज ना करें या कोई हैक ना कर पाए। तो वो पूरा हम लोग इसमें ख्याल रखा गया है गहना इनिशिएटिव। और जैसे अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग बोलचाल है, भाषा शैली है, और जैसा हम देखते हैं कि हमारा जो देश है वो विविध संस्कृतियों को समेटे हुए है, तो उस तरफ किस तरह से आप, क्योंकि इतिहास से आज को कनेक्ट करते हुए और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी आप बना रहे हैं, तो वहां पर किस तरह से इन तीनों चीजों को मैच किया जा रहा है? तो यही हमारा मतलब प्रोडक्ट का जो फ्यूचर जो प्लान है यही है। तो अभी तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी ये दोनों लैंग्वेज पे मॉडल को ट्रेन किया गया है। ये समझ सकता है, इसका जितना भी जार्गन्स है वो समझ सकता है, और कुछ हद तक का हमारा जो कल्चर्स है डिफरेंट स्टेट के ये भी उसको समझ सकता है। लेकिन बाकी लैंग्वेज में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, और हम लोग कुछ महीनों में कुछ और लैंग्वेज ऐड कर रहे हैं और 4-5 लैंग्वेज ऐड कर पाएंगे। ऐसे में गहना एआई में ऐसी क्या अलग अलग चीजें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर आज की हम बात करें तो स्टार्टअप्स कई सारे इंडिया में निकल रहे हैं और एआई को लेकर तो बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो ऐसे में गहना एआई बाकी स्टार्टअप से अलग क्या कर रहा है अगर हम बात करें तो गहना एआई का जो स्पेशलिटी है वो है पहले स्मॉल लैंग्वेज मॉडल की। हम लोग क्या चाहते हैं कि बहुत ही कम खर्चे में हम लोग ऐसा एफिशिएंट मॉडल लेके आए जो मॉडल का रीजनिंग एबिलिटी हो। जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी होना बहुत जरूरी है आज का मॉडल का, ये टेक्स्ट जनरेशन मॉडल नहीं है, रीजनिंग एबिलिटी हो। और हम लोग ये टारगेट करेंगे कि हम सेक्टर जितना भी है, हमारा इंडस्ट्री जो जितना है उसको हम लोग हेल्प कर सके, उसका जो नीड है उसको हम लोग कैटर कर सके। तो ये हमारा स्पेशलिटी है। अभी टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो गहना का कोई टेक्नोलॉजी इतना कम पैरामीटर से ट्रेन होने के बाद भी गहना में वो रीजनिंग एबिलिटी लाने के लिए हम लोग लाया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी रीजनिंग एबिलिटी मॉडल देखिए ट्रिलियन पैरामीटर्स के बाद ही वो होता है। हमारा तो 2 बिलियन पैरामीटर्स के हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी में वो आ जाए। तो ये जो डेटा प्रिपरेशन है, हम लोग इतना अच्छा क्यूरेटेड डेटा प्रिपरेशन और उसका आर्किटेक्चर में ऐसा कुछ इनोवेशन किया जिसके बदौलत हम लोग बहुत ही कम खर्चे में ये बना सकेंगे। और कल को अगर हम इसको ओपन सोर्स करते हैं तो भारत का बाकी जो स्टार्टअप्स है वो भी हमारा मॉडल को ओपनली लेके उसके ऊपर इनोवेशन करके उसको ये करके करते, ये भी हमारा रोड मैप है। उत्पल जी, किन किन क्षेत्रों पे सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है गहना एआई की तरफ से, और क्या स्पेशल उन सेक्टर्स को दिया जा रहा है इस एआई की तरफ से? तो हमारा गहना साइबर माइंड जो है ये साइबर सिक्योरिटी के ऊपर है कम्प्लीटली। हमारे पास और एक गहना एडुपाथ करके भी है, मतलब गहना एडुकेशन। तो ये बेसिकली एडुकेशन के लिए हम लोग यूज करते। तो ये जो है एडुकेशन रिलेटेड, एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, कोर्सेज रिलेटेड, इसका पूरा डेटा से ट्रेन किया गया। तो ये मॉडल इवन की स्किल गैप जो है ये भी बता सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक जो प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है हमारा, तो वो एक कोई जगह पहुंचना चाहता है, कोई एक कंपनी में नौकरी करना चाहता है या कुछ करना चाहता है और उसका एक स्किल होना चाहिए। तो वो जो गैप है, ये गैप आइडेंटिफाई करने के लिए अभी तक के कुछ ऐसा ही इंटेलिजेंट टूल है नहीं। तो गहना जो हमारा जो टूल है वो टूल में एडुकेशन का जो मॉडल है उसमें इवन की स्किल गैप भी वो एनालिसिस करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ अगर पहुंचना है तो ये स्किल गैप है और इसका रोड मैप क्या है इसको ये करने के लिए। तो हमारे ये 3 सेक्टर में अभी हम लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। तो सिर्फ ये स्किल गैप को बताएगा या उसको फिल कैसे करना है वो भी बताएगा? हाँ जी, वो फिल कैसे करना है वो भी बता देगा कि ये स्किल गैप को फिल कर। तो वो 90 डेज प्लान देता है, जैसे कि 90 अलग अलग प्रोग्राम्स आप कैसे कर सकते हो। कोई ऑनलाइन स्किलिंग कर सकते हो या कोई जगह पे सर्टिफिकेशन ले सकते हो उसको स्किल, या कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हो, कुछ POCs कर सकते हो, तो वो सब भी बताते हैं। जो हम देख रहे हैं एक शब्द अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में खासतौर पे बहुत ज्यादा सुनाई देता है, वो है रिस्पॉन्सिबल एआई। उसको लेकर किस तरह से गहना एआई जो है वो काम करता हुआ नजर आता है कि जो सही जानकारी है वो सही समय पर सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे, उसके लिए क्या मॉड्यूल स्ट्रक्चर बनाया गया है? हाँ, तो हम रिस्पॉन्सिबल एआई बनाने के लिए इसको कई तरीके से हम लोग इसको एड्रेस करने का कोशिश किए। एक नंबर का इथिकल गाइडलाइंस जितना भी है अभी अवेलेबल, वो इथिकल गाइडलाइंस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसको डेवलपमेंट करने के लिए, प्लस टेस्टिंग या सब कुछ करने के लिए। सेकंड थिंग है हमारा जो डेटा पॉलिसीज है, जो कि DPEP का मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई और डेटा कोई अलग चीज नहीं है, ये सेम है, दोनों मिलके ही कुछ बनता है। तो डेटा के ऊपर जितना भी ये है वो हम लोग लगाए, हम लोग फिल्टर्स लगाए हैं, जैसे कि वो कोई ऐसा कुछ चीजें ना बोले जो कि बोलने का जरूरत नहीं है, या कुछ हेलुसिनेशन ऐसा ना करे कि कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना दे, या कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन दे जिसकी वजह से बच्चों में कुछ
अलग इफेक्ट पड़े। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर फिल्टरिंग मैकेनिज्म बनाया है जो कि वो इंफॉर्मेशन को फिल्टर करे। और जब भी वो रीजनिंग एबिलिटी अभी आ गया तो इससे क्या होता है कि वो खुद के अंदर पहले रीजनिंग करते हैं बिफोर गिविंग द आंसर, और वो रीजनिंग में अगर उसको लगता है कि ये करेक्ट है तो वो देता है। तो ये एक एजेंटिक सिस्टम भी है, क्योंकि अंदर से मतलब मैं कोई भी रिस्पांस देने से पहले दोनों एजेंट काम करता है, एक एजेंट क्रिएट करता है और एक एजेंट रिव्यू करता है। तो ये जैसे कि एक रिव्यूअर काम कर रहा है अंदर से। एआई और आजकल जो हम देख रहे हैं कि क्वांटम पे भी काफी फोकस किया जा रहा है, आप भी उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। और तो क्वांटम और एआई अगर जिस तरह से साथ में मिलकर जिस तरह से काम करने की जो बात है, क्या उससे आपको लगता है कि ये जो स्पीड है वो और ज्यादा डबल हो जाएगी या उससे भी ज्यादा हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब डबल नहीं और ज्यादा तो बहुत ज्यादा हाँ, हो जाएगी। 1000 गुना भी हो सकता है, उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि क्वांटम जो काम करता है ये फंडामेंटल हमारा जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है इसके बिहेवियर के ऊपर काम करता है। और ये इसको जो भी हम लोग हार्नेस करके एक क्वांटम प्रोसेसर के अंदर उसको यूज करते हैं तो इसके स्पीड और पैरेललिज्म दोनों चीजें है। एक तो स्पीड है, हमारा जो सुपर कंप्यूटर है उसका भी स्पीड है, लेकिन उससे भी कई लाखों गुना तेज काम लेकिन करता वो है। सीक्वेंशियल है। ये पैरेलल काम कर सकता है, तो ये लाखों गुना स्पीड में प्रोसेस करेगा। तो जो एआई का बेनिफिट होगा, आज भी एआई रियल टाइम नहीं है। आप अगर बोले तो नियर रियल टाइम हो सकता है लेकिन रियल टाइम नहीं है। लेकिन क्वांटम आने के बाद एआई बहुत हद तक के रियल टाइम हो जाएगा, वो रियल टाइम डाटा ले सकता है, रियल टाइम गहना एआई भी इन फ्यूचर मतलब इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उनको मर्ज करके आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस पर भी आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। हम लोग क्वांटम मशीन लर्निंग के ऊपर भी काम करेंगे। एक्चुअली स्पेशली हमारा 2 टीम मेंबर को हम लोग लगाए अभी एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए कि ये एल्गोरिथम को अगर चेंज करके हमारा जो मॉडल है धीरे धीरे टाइम लगेगा, चेंज करके अगर क्वांटम प्रोसेसर रेडी कर सकते, क्योंकि ये एक क्लासिकल मॉडल को क्वांटम मॉडल में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्वांटम प्रोसेसर कम्प्लीटली अलग तरीके से काम करता है, उसके लिए सर्किट लिखना पड़ता है उसको। ये तो हम लोग लेकिन इसको क्यूएमएल में कन्वर्ट करने का काम मतलब बुनियादी तौर पर हम लोग चालू किए हैं। एआई को लेकर हमने देखा है कि अलग अलग जो स्टार्टअप्स हैं या कंपनियां हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हुई नजर आती हैं। ऐसे में जब गहना एआई की बात होती है तो क्या यहाँ पर फार्मिंग के लिए या एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी कुछ आप करते हुए नजर आ रहे हैं? उस दिशा में किस तरह से आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जरूर, जो भी हम लोग ये लैंग्वेज प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, मतलब और भी लैंग्वेज हम लोग जोड़ लेंगे, तो मेरे ख्याल से गहना बहुत ही उपयोगी होगा फार्मिंग के लिए। क्योंकि क्या है, आज एक फार्मर को अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, उसका जो वर्नाकुलर है उसको समझने वाला और उसका जो बोलने का तरीका है या वो जो चाहता है, एक्चुअली ये एक साइकोलॉजिकल भी है। क्योंकि अभी जब एक मॉडल के साथ आप बात करोगे तो मॉडल आपको समझना चाहिए, आप मॉडल को समझने चाहिए, मतलब ये दोनों दो आदमी। तो मेरे ख्याल से गहना हमारा मॉडल है, हमारा डाटा से ट्रेन है, तो एक टाइम पे जाके ये ऐसा हो जाएगा। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत सेक्टर जो है, स्पेसिफिकली जो इंटरेक्शन रिलेटेड सेक्टर है, जो कि जो फार्मर के साथ इंटरेक्शन, ये इसमें बहुत काम आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत विस्तार से यहाँ पर करने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में गहना एआई जो है वो भी इसके साथ किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग तरह के मॉडल्स यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं जो आने वाले समय में बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर लोगों को भी फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका उत्पल जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत यहाँ पर हमसे करने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। और नया सवेरा में आगे बढ़ने से पहले रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा। और कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से ठीक पहले हुई इस लापरवाही के आरोप में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम स्थल से मात्र कुछ दूरी पर फुटपाथ के पास 2 जिलेटिन की छड़ें बरामद की गई थी। वीवीआईपी रूट पर विस्फोटक मिलने की इस घटना पर बेंगलुरु दक्षिण के एसपी ने सख्त कदम उठाते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। तो बेंगलुरु दक्षिण में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब दौरा होना था उसमें सुरक्षा चूक हुई थी, उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। विस्फोटक मिलने से पुलिस महकमे में मचा था हड़कंप और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई करने के साथ 6 पुलिसकर्मियों को यहां सस्पेंड किया गया है। और सस्पेंड किया गया है बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान सुरक्षा चूक मामले में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बेंगलुरु एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का ये मामला सामने आया। 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु दौरा था और इस दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जिसको लेकर के 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। आइए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं समाचार पत्रों में प्रकाशित मुख्य और दिलचस्प खबरों की, हमारे खास सेगमेंट प्रेस रिपोर्ट में। जो पहली खबर हम लेकर आए हैं वो बेहद ही प्रेरणादायक खबर है। और जब विरासत के साथ विकास मिलता है तो एक नई इबारत यहाँ लिखी जाती है। महिला ग्राम प्रधान के नवाचार से निकली है आत्मनिर्भरता की राह। और यहाँ हुआ है कि गंगा किनारे की हवा, गांव की मिट्टी और की जो सौंधी खुशबू आ रही होती है और देसी रसोई की महक और आधुनिक सुविधा का संयोजन, ये हुआ है सिकंदरपुर गाँव में। इन दिनों अपने नवाचार की वजह से ये चर्चा में है और एक इको रिजॉर्ट यहाँ पर बनाया गया है। ये ग्रामीण सोच का प्रतीक ही है जो विकास को रोजगार, अर्थव्यवस्था मजबूत कर और पर्यटन से जोड़ रहा है। तो गांव में विकास की नई इबारत यहां से लिखी जा रही है। आइए रुक करते अगली खबर का। कविताओं से गुलजार हो रहा है साहित्य पेड़। जी हां, मंडी हाउस स्थित श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के बाहर खड़ा सप्तपर्णी यानी कि स्कॉलर ट्री का पेड़, उसके नीचे सजी किताबें और उनके बीच कविता करता हुआ कवि और बिना किसी औपचारिकता के उसे घेर कर सुनते हुए श्रोता। ये बड़ा ही सुखद नज़ारा है और इसीलिए आज खबरों में प्रकाशित भी है। मंडी हाउस की सांस्कृतिक हलचलों के बीच हर रविवार इस पेड़ के नीचे कवि, नाटककार, कलाकार और साहित्य प्रेमी एक साथ जुटते हैं। यहाँ बिना किसी मंच, शुल्क या फिर औपचारिकता के कविता पाठ होता है। और इस रविवार की अगर हम बात करें, बीते रविवार, तो ये आयोजन अपने 150वें रविवार तक पहुंच गया है, यानी कि निरंतर जारी है। लगातार हर रविवार को यहाँ पर कविता पाठ का आयोजन होता है। अगली खबर का रुख करेंगे। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित खबर है और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को ये दर्शा रही है। जिस तरीके से पर्यावरण के संरक्षण के लिए तमाम मुहिम चल रही है, उसमें एक और मुहिम जुड़ी है, वो है केले के छिलके से तैयार किया जा रहा है बायोप्लास्टिक। मेघालय के वैज्ञानिकों ने ये बायोप्लास्टिक तैयार किया है। मिट्टी में खुद ही गल जाएगा ये बायोप्लास्टिक और प्रदूषण को रोकने के लिए इस पहल को अहम माना जा रहा है। पारंपरिक प्लास्टिक की तरह सैकड़ों वर्षों तक ये नहीं सड़ेंगे और वैज्ञानिकों ने कहा है कि सामान्य प्लास्टिक की तरह ही ये कई सामान इससे उपलब्ध कराए जाएंगे और इस नए प्लास्टिक से कई फायदे हैं। कचरे का सही इस्तेमाल होगा, तेजी से इसका खात्मा होगा, प्रकृति को बचाने के लिए एक मुहिम है और समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए भी ये बायोप्लास्टिक काम आ सकेगा। अगली खबर बेसहारा बुजुर्गों से जुड़ी हुई है। बुजुर्गों को सहारा देने वाली संस्था सद्भावना वृद्धाश्रम ने अपने विस्तार की घोषणा की है और संस्था एक नया वृद्धाश्रम तैयार कर रही है जहां 5000 बुजुर्ग रह सकते हैं। डोनेशन से मिलते हैं पैसे और उसके माध्यम से ये संस्था करीब 500 करोड़ रुपए खर्च कर नया वृद्धाश्रम बनाएगी। गुजरात के राजकोट में संचालित सद्भावना वृद्धाश्रम ने बेसहारा, बीमार, दिव्यांग और बीमार बुजुर्गों के लिए बड़े विस्तार की घोषणा की है। तो ये थी समाचार पत्रों में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण और खास खबरें जिन्हें आज अखबारों के अलग अलग पन्नों में जगह मिली है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या है खास।
आज का दिन बेहद खास है। आज गंगा दशहरा है और एक दिन उत्सव में आस्था भी है, श्रद्धा भी है और मोक्ष की कामना के साथ पुण्य अर्जित करने का विश्वास भी है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी सनातन परंपरा के दो ऐसे महापर्व हैं जिनका संबंध तप, दान, स्नान और आत्मशुद्धि से जुड़ा हुआ माना जाता है। हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और वाराणसी तक श्रद्धालुओं में इन पावन पर्वों को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। तो देखिए आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हमारा ये खास रिपोर्ट के माध्यम से पूरा सेगमेंट। हर की पैड़ी पर उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, गूंजते गंगा मैया के जयकारे और भक्ति में डूबे श्रद्धालु। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी स्नान पर्व को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह सज चुकी है। धार्मिक मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य को विशेष फलदायी माना जाता है। हर की पैड़ी, मनसा देवी, चंडी देवी और हाईवे क्षेत्रों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी, बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड, जल पुलिस और फायर यूनिट लगातार सक्रिय हैं। निर्जला एकादशी को भी सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर दान पुण्य और सेवा कार्यों में भाग लेते हैं। मंदिरों में भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष आयोजन किया जा रहा है। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी केवल पर्व नहीं, बल्कि आस्था, संयम और आध्यात्मिक चेतना के ऐसे उत्सव हैं जहां स्नान, दान और उपवास के माध्यम से आत्मशुद्धि और लोक कल्याण का संदेश दिया जाता है। यही वजह है कि हर वर्ष ये पर्व करोड़ों श्रद्धालुओं को भक्ति और विश्वास के एक सूत्र में जोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब जानते हैं आपके शहर के मौसम का हाल, न्यूनतम और अधिकतम तापमान ग्राफिक्स के जरिए।
और नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने के साथ साथ आपको छोड़े जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। और ये खास झलकियां आ रही है राजस्थान से। राजस्थान के भव्य किलों, महलों और परंपरा के अद्भुत नजारों के साथ आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए। इसी के साथ मनोकामना करते हैं कि आपका दिन सुखद रहे और यूं ही आप मुस्कुराते रहे। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।